तो आज हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी ग्राफ में, वेटेड ग्राफ में, वो डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री in a graph. Let's say G is the graph that you have given. So now जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक जो है कोरमैन से है, कोरमैन के चैप्टर नंबर 23 से। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आफ्टर क्लास आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो आज हम सीधे एल्गोरिथम पर आ जाएंगे। So first let's talk about one generic algorithm that is used to find out the minimum spanning tree. So first let me write the algorithm, then I will explain what the algorithm's step means. So the name of the algorithm is let's say as per the book is generic MST. And what it requires, G is the graph and W is the weight function. Okay, so यहाँ पर W पैरामीटर जो है, it is actually a weight function, we call it weight function. What weight function does, इसे आप एज इनपुट देंगे, it will tell you the weight of the age. Okay, तो एक्चुअली जो MST है वो वेटेड ग्राफ पर डिफाइंड है, तो आपको अकेले ग्राफ नहीं अब देना है, यू नीड टू हैव वेट फंक्शन ऑल्सो। ओके, सो ये तो रिप्रेजेंटेशन के लिए है। जब आपका वेट फंक्शन की बात होगी तो एक्चुअली जो एजेस का वेट्स हैं वो आपके जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वहीं पर स्टोर होंगे विद द एज इटसेल्फ। अगर आपका जो एडजेंसी मैट्रिक्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है तो जहाँ पर एज में पहले हम 0 1 लिखते थे उसकी जगह पे आप वेट लिखा होगा। एंड अगर एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है तो हो सकता है जिस जगह पर आपकी एज की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है जिस नोड पर, उसी नोड में उस एज का वेट भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप रियल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ऐसा कोई फंक्शन आपको पास नहीं करना है, बस ये इंश्योर करना है कि आपका जो वेट, एजेस का जो वेट है वो उस स्ट्रक्चर में प्रॉपरली स्टोर्ड है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्टेप 1। सो स्टेप 1 है आपकी a इज इक्वल टू 5। सो a इज ए सेट ऑफ एजेस। सो हम इनिशियली a एक सेट लेके चलेंगे। सो दिस इज ए सेट ऑफ एजेस ऑफ MST। ओके, नॉट द एजेस ऑफ ग्राफ। ओके, सो ये एक सेट है जिसमें आपके जो MST है उसकी एजेस हैं। ओके, सो चूँकि आप अभी स्टेप 1 में अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, सो ये जो सेट है इनिशियली इट विल बी एम्प्टी। सो इन स्टेप 1 आई हैव रिटन a इक्वल टू 5। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ग्रो दिस सेट स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो ग्रेजुअली धीरे धीरे इस सेट को हम ग्रो करेंगे। सो इनिशियली हम मान सकते हैं कि a इक्वल टू 5 है, तो ये अज्यूम कर लीजिए t एक MST है, t is MST on G. Okay, so initially we can assume that this a is subset of this t. ये t unknown है जिसे हमें निकालना है, t is unknown which we need to find out. So what we will assume कि a जो है t का एक सबसेट है, and then a will grow gradually and it will always remain the subset of t, but in the end एंड ए ग्रो होते होते टी के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली वी विल गेट आवर MST इन दिस सेट ए। ओके, नाउ सो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, जैसे मैंने कहा कि हमें ए को ग्रो करना है, तो वी विल एंटर इनटू ए लूप while a does not form
स्पैनिंग ट्री। सो व्हाट दिस कंडीशन मीन्स, इस कंडीशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि ए में स्पैनिंग ट्री ना बन जाए, तब तक हम चलते रहेंगे, ये कुछ लूप में जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करते रहेंगे ना। स्पैनिंग ट्री बनने का मतलब क्या है, व्हाट शुड बी द एक्चुअली रियलिटी में कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए में जैसे ही आपके जो जी के ऑल वर्टाइसेस ऐड हो जाते हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एज ऐड करेंगे, लेकिन जब एज ऐड करोगे आप तो ओबियसली सम वर्टाइसेस विल बी एडेड ऑल्सो। और जब ए में जी की सारी वर्टाइसेस आ जाएंगे, तो आपको मालूम है स्पैनिंग ट्री में सारी वर्टाइसेस होती हैं, तो उस टाइम पर जो ए है आपका एक स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। ओके, नाउ ये पॉसिबल तभी होगा जब हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि एजेज जब ऐड कर रहे हैं तो वो एजेज स्पैनिंग ट्री की ही एजेज हो। सो जो लूप की कंडीशन है, लूप की कंडीशन क्या होगी, जब तक आपका जो ए है उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस जी के जो वर्टाइसेस का सेट है वी उसके बराबर ना हो जाए, या ये कहिए द लेंथ ऑफ द ए इज, जैसे ही ए लेंथ ऑफ ए आपके वी के इक्वल हो जाती है हमें स्टॉप कर देना है, एजेज को ऐड करना रोक देना है। ओके, नहीं तो कंटिन्यू करना है। नाउ दीज टू स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट। नाउ इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम हर स्टेप में एक एज फाइंड करेंगे, फाइंड एन एज यू वी दैट इज सेफ फॉर ए। इसका अभी मैं मतलब एक्सप्लेन करूंगा क्या है सेफ फॉर ए। ठीक है, ये जो सेफ टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सेफ फॉर ए। देन अगर हमें एक ऐसी सेफ एज मिल जाती है, हम इस लूप में क्या कर रहे हैं, एक ए सेफ एज फाइंड आउट करेंगे जो ए में हम ऐड कर सकें। एंड अगर एज सेफ है तो हम इस एज को ए में ऐड कर देंगे, और ए में ऐड करने का मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ए यूनियन यू कॉमा वी। ठीक है, ये एजेस का सेट है, तो इस सिंगलटन सेट को हम ए के साथ यूनियन कर देंगे और अल्टीमेटली आपके ए में एक एज ऐड हो जाएगी, यू कैन 4। एंड ये स्टेप्स लूप में दोनों कंटिन्यू होते रहेंगे। नंबर 5 में यहाँ पर इस लूप से बाहर वी विल रिटर्न ए, सो ए विल कंटेन योर एमएसटी। तो जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा देन अपना लास्ट काम क्या है, जो ए है वो रिटर्न कर देना है आंसर, एंड ए विल कंटेन द एमएसटी। ओके, सो नाउ ये जो सेफ एज है इसका मैं एक सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो सेफ एज है एक ऐसी एज होना चाहिए जिसे आप आपके जो एमएसटी का सबसेट ए में है। ओके, ध्यान रखना है आपका थ्रू आउट द लूप, जब तक लूप टर्मिनेट नहीं होता है, लूप टर्मिनेट होगा तब ए एमएसटी के बराबर हो जाएगा, टी के बराबर। अदरवाइज ए जो है ना लूप के, जब तक लूप चल रहा है तब तक ए एमएसटी का सबसेट रहेगा। ओके, और सबसेट है दैट मीन्स ए में इनिशियली तो एम्प्टी होगा बट धीरे धीरे इसमें एजेस ऐड होंगे, और एज जब आप ऐड कर रहे हो तो हर एज को ऐड करते समय ये इंश्योर करना है कि उस एज को ऐड करने पर आपके टी जो ए है उसमें जो एजेस हैं वो साइकिल फॉर्म ना करें, क्योंकि आपको मालूम है ट्री में साइकिल नहीं होता है। तो आपको एजेस ऐसे ऐड करनी है जो सेफ हो। ओके, और ये भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ये जो एज होगी जो हम ऐड कर रहे हैं ये लाइट एज होगी। ठीक है, लाइट एज का मतलब जो बची हुई एजेस जो ए में नहीं है उनमें ये सबसे कम वेट की हो। ओके, ये एजेस कहाँ से आ रही हैं, जी से। जी की जो रिमेनिंग एजेस हैं जो ए में नहीं है उनमें से सबसे कम कॉस्ट की हो, और ये एज ए में आप ऐड करें तो ये साइकिल ना बनाए। ओके, सो ये जो दो स्टेप्स हैं दीज टू ये तो कॉमन है, नथिंग इज स्पेशल हियर, बट दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आगे हम दो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए, प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम। प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, एंड बोथ ऑफ दीज एल्गोरिथम्स ओनली डिफर इन दिस स्टेप कि सेफ एज कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेफ एज कैसे फाइंड करना है, ये दोनों एल्गोरिथम केवल इसी स्टेप में डिफर करती हैं, बाकी सारी स्टेप सेम है, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम है। एज को ए सेट लेना है, उसको धीरे धीरे ग्रो करना है, और ग्रो करते समय हम एक ग्रो कैसे करा रहे हैं, एक एक एज ऐड कर रहे हैं हर इटरेशन में,
और इटरेशन में जब एज ऐड कर रहे हैं वो एज सेफ एज होना चाहिए। तो सेफ एज फाइंड करने का जो मैकेनिज्म है केवल वो बदलेगा, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, सो दैट्स वाई एम एस टी इज जेनरिक एम एस टी इज ए जनरलाइज्ड एल्गोरिथम। यहाँ आप ये तरीका बदल दीजिए सिर्फ, यू विल हैव ए न्यू एल्गोरिथम। नाउ अब इंपॉर्टेंट है कि हम ये बहुत अच्छे से समझें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ एज। ओके, सो लेट मी गिव सम डेफिनेशन पहले, so that we will be able to define the safe age. Safe age, रॉ मीनिंग तो सिंपल मीनिंग क्या है, सेफ एज का मतलब एक ऐसी एज जिसका वेट बची हुई एजेस जो ट्री में नहीं है, ए में नहीं है, उनमें मिनिमम हो और इसे ए में ऐड करने पर ओके कोई साइकिल ना बने। अब ये हो सकता है कि यहाँ मिनिमम का मतलब मेरा ये है कि सेफ एज ऐसी होना चाहिए जो साइकिल भी ना क्रिएट करे। जो बची हुई एजेज हैं जी में, उनमें वो सभी एजेज जो साइकिल क्रिएट नहीं करेंगी, उनमें सबसे कम वेट किसका है उसे हम सेफ एज बोलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स डिफाइन सम गिव सम डेफिनेशन। आपने हो सकता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये डेफिनेशंस पढ़ी होंगे। सो सबसे पहले हम एक कट डिफाइन कर रहे हैं, कट ऑफ ए ग्राफ। सो सपोज जो ग्राफ है हम यही लेके चल रहे हैं, जी एंड वी एंड ई, ये एक ग्राफ है सपोज दैट। नाउ इस ग्राफ पर हम एक कट डिफाइन करना चाहते हैं। तो एक कट एक एक्चुअली वर्टाइसिस के सेट्स का टपल होता है। सो लेट्स से एस इज सेट एंड अनदर सेट इज वी माइनस एस। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कट क्या है। इसमें दो सेट्स हैं, एक सेट है एस जो कि वी का सबसेट है, ओके, एंड जो रिमेनिंग सेट है, दूसरा जो सेट है उस वो क्या है, वी माइनस एस। ओके, सो दैट मीन्स ये कट क्या है, एक्चुअली वी की वर्टाइसिस को पार्टीशन कर रहा है दो हिस्सों में, और ये दोनों सेट कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मीन्स नथिंग इज कॉमन देयर। सो ए कट एस वी माइनस एस ऑफ एन undirected graph G equal to VE is a partition of V। पार्टीशन आप जानते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, पार्टीशन ऑफ वी। सो पार्टीशन का मतलब होता है एक सेट का पार्टीशन कैसे डिफाइन होता है। सो सपोज वी एक सेट है, तो वी पर अगर हम एक पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं, तो पार्टीशन में अगर दो सेट हैं एस एंड वी माइनस एस, तो ये दो प्रॉपर्टीज होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, एस इंटरसेक्शन वी माइनस एस विल बी 5। दूसरी प्रॉपर्टी होगी एस यूनियन वी माइनस एस शुड बी इक्वल टू वी। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। सो यहाँ पर ये जो कट है, कट क्या है, एक ग्राफ के ऊपर पार्टीशन है जो क्या करता है, आपकी जो वर्टेक्स है उसको दो अलग अलग सेट में बांट देता है, और दोनों सेट्स कैसे हैं कि उनका यूनियन वी के बराबर होगा एंड दोनों डिसजॉइंट होंगे, उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कट। नाउ एक और डेफिनेशन है क्रॉसिंग एज। We say that an edge uv belongs to E। एक एज है सपोज एज के सेट से, तो वी से दैट एन एज यू बी बिलोंग्स टू ई क्रॉसेस द कट, कौन सी कट, ये जो एस कॉमा वी माइनस एस, इफ वन ऑफ इट्स
एंड पॉइंट is in S, and other is in V minus S. V minus S. Okay, so what this definition is saying कि सपोज आपका जो सेट है S है, एक जो कट के जो दो सेट्स हैं B माइनस S, ये दोनों मिलकर के एक कट डिफाइन कर रहे हैं. ओके, नाउ एक एज है E जिसमें दो वर्टाइसेस हैं, लेट्स से U एंड B. तो हम कहेंगे कि ये जो एज है इस कट को क्रॉस करती है अगर इसका एक एंड पॉइंट लेट्स से U यहाँ पर है और एक एंड पॉइंट V यहाँ पर है. तो इस तरीके से, तो ये एज है आपकी EUB और ये कट को क्रॉस कर रही है. कट को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि एक एंड पॉइंट एक सेट में है और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे सेट में है. सो इट इज अ काइंड ऑफ ब्रिज, यू कैन से, एक ब्रिज तरीके से बना रही है, दोनों के सेट, दोनों सेट्स को ज्वाइन कर रही है. तो ऐसी एज को हम कहते हैं कि दिस इज ए क्रॉसिंग एज ऑन दिस कट. ठीक है, सो एज UB बिलोंग्स टू E इज ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज EUB इज ए क्रॉसिंग एज फॉर दिस कट. तो सिंपली क्रॉसिंग का मतलब है एक एंड पॉइंट एक सेट में है, दूसरा एंड पॉइंट दूसरे सेट में. तो हम कहते हैं कि ये वाली एज जिसके साथ जो ऐसा कंडीशन मेक कर रही है, दिस एज कट्स द क्रॉसेस दिस कट. ओके, नाउ एक और टर्म इस्तेमाल होती है, रेस्पेक्ट द कट, एज रेस्पेक्टिंग द कट. सो सॉरी, उल्टा हो गया. कट रेस्पेक्टिंग द सेट ऑफ एजेस, कट रेस्पेक्टिंग ए सेट ऑफ एजेस. So we say that definition, let me write the definition and I will explain what is the meaning. तब तक आप इसे ध्यान से सुनिए. We say that a cut respects a set A set capital A of edges if no edge in A crosses the cut. थोड़ा सा ये डेफिनेशन उल्टी लगती है, क्रॉसेस द कट. मतलब ये क्या कह रहे हैं कि सपोज दैट ए एक आपके पास सेट है जिसमें कुछ एजेस हैं आपके पास और एक कट है, लेट्स से SV माइनस S. ओके, तो हम कहते हैं कि ये जो कट है इस सेट को रेस्पेक्ट करती है अगर ए की कोई भी एज इस कट को क्रॉस ना करे. मतलब ये है कि एक आपके पास कट है, एक एजेस का सेट है, देन हम कहेंगे कि ये जो कट है इस सेट ए को रेस्पेक्ट करती है अगर ए में जो एजेस हैं, सो कोई भी एज ऐसी ना हो जिसका एक एंड पॉइंट S में हो, एक एंड पॉइंट B माइनस S में हो. मतलब ए में जो भी एजेस हैं उनके या तो एंड पॉइंट S के अंदर है दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों एंड पॉइंट V माइनस S के अंदर है. तो अगर एक एज के सेट के रेस्पेक्ट में एक कट ऐसी है जिसमें ऐसा हो रहा है कि ए के दोनों एंड पॉइंट्स जो है ना या तो S में है या इस सेट में है, एज के ए में जितनी भी एजेस हैं, दैट मीन्स ए में ऐसी कोई भी एज नहीं है जो इस कट को क्रॉस करती हो. ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कट
इस सेट ए को रेस्पेक्ट करता है। ओके नाउ एक और डेफिनेशन है लाइट एज, जो एक्चुअली आपकी हम फाइंड आउट करना चाहेंगे एल्गोरिथम्स की स्टेप में। लाइट एज, नाउ लाइट एज का मतलब है एन एज इज कॉल्ड एन एज इज ए लाइट एज। ये क्रॉसिंग होना चाहिए कट को, क्रॉसिंग ए कट if its weight is minimum। of any age क्रॉसिंग द कट। नाउ ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि सपोज दैट आपके पास एक कट है और कट में दो सेट हैं, वी है एंड वी माइनस, सॉरी एस एंड वी माइनस एस है। सो एक कट है आपके पास एस एंड वी माइनस एस, ठीक है। नाउ अब हो सकता है कि ये जो सेट एक सपोज आप एक सेट ए है जिसको आपको ग्रो कराना है। नाउ ऐसा हो सकता है देयर में भी मल्टीपल एजेस जिसका एक एंड पॉइंट एस में है, एक एंड पॉइंट वी माइनस एस में है। एक एज ऐसे हो सकती है, डायरेक्शन में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक एंड पॉइंट यहाँ है। सो ऐसी मल्टीपल एजेस हो सकती हैं। इसका एंड पॉइंट लेट से U1 U2 है, इनका एंड पॉइंट U2 U3 है। ओके सो ऐसी मल्टीपल एजेस हो सकती हैं जो आपके कट को क्रॉस कर रही हैं, मतलब एक एंड पॉइंट इधर है, एक एंड पॉइंट इधर है। नाउ इनके वेट्स भी कुछ कुछ होंगे। लेट्स से दिस वेट इज W1, दिस वेट इज W2। मैंने दो ही ड्रॉ किए बट ऐसी मल्टीपल एजेस हो सकती हैं, है ना। तो इसमें से ये जो एजेस हैं, जो क्रॉसिंग एजेस हैं, इनमें से सबसे कम वेट वाली जो एज होती है इसे हम लाइट एज बोलते हैं। ओके सो ये जो लाइट एज होती है इसको हम सेफ एज लेके चलते हैं और इसी को हम बार बार ऐड करते हैं। ओके ओके तो ये जो लाइट एज है दैट एज में बी कॉल्ड सेफ एज, और इसी एज को हमें एल्गोरिथम में फाइंड करना है इसी तरीके से। सेफ एज इस तरीके की जो कट को क्रॉस भी करे और मिनिमम भी हो। ओके तो इसी एज को फाइंड आउट करने के तरीके पर आपकी एल्गोरिथम्स दोनों डिफरेंस हो जाती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द Kruskal algorithm. Let me save it. So let's come to the Kruskal algorithm. Sorry, Kruskal algorithm. तो एल्गोरिथम आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं जस्ट सिर्फ उसके जो फंक्शनिंग है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ओके तो क्रुस्कल जो एल्गोरिथम है ये दो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करती है जिसमें
सेट एंड, जिसको सेट एंड यूनियन बोलते हैं, सेट एंड यूनियन। एंड सेट एंड यूनियन जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक्चुअली इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। एक सेट होगा, सो इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, एक सेट ऑपरेशन होता है, या ये कहिए फाइंड ऑपरेशन होगा। यू हैव ए सेट, और सेट में ऑपरेशन होगा फाइंड, जैसे आपकी बुक में फाइंड सेट लिखा हुआ है, एक आपको यू एक सेट दिया हुआ है। तो ये जो फाइंड सेट ऑपरेशन है, एक वर्टेक्स जो है, सो अगर आपका एक इस तरीके से मान लीजिए एक छोटा सा ट्री है, you have a vertex u, you have a vertex v, and maybe you have a vertex z like that। तो ये जो है इसमें हम फाइंड ऑपरेशन करेंगे। तो ये जो यहाँ पर सेट एंड यूनियन का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जो ट्रीज होते हैं या ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो सेट है, इस सेट को हम एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो सेट एक्चुअली इसमें जो नोड्स होंगे इस सेट के, हम उसे एक ट्री के फॉर्म में मेंटेन करते हैं, और एक ट्री का एक रूट होता है। तो ऑल नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जेड। तो ये जो पूरा सेट है इसका रिप्रेजेंटेटिव जेड है। तो अगर हम इसमें पूछें फाइंड सेट यू, हम इस सेट में यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अगर ये जो आंसर है इसका, आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी जेड। सो जेड आंसर मिल रहा है, मतलब यू इसमें है। एंड देन एक ऑपरेशन और होता है इसमें, यूनियन। मैं ये स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वी डू नॉट हैव मच टाइम। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो फाइंड सेट, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसे बुक में पढ़ लें। ठीक है, आपकी कोरमैन की भी बुक में दिया हुआ है, या और किसी भी बुक में मिल जाएगा। नहीं है तो जो NIST वाला जो मैंने लिंक आपको शेयर किया हुआ था डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट के लिए, वहाँ आप इसका ईजी डिस्क्रिप्शन विद एग्जाम्पल से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो मैं ये यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ब्रीफ में कि ये जो स्ट्रक्चर है सेट एंड यूनियन, और इसके जो दो ऑपरेशंस हैं आपकी एल्गोरिथम इस्तेमाल करती है। नाउ इसमें दो ऑपरेशन जैसे मैंने बताया, एक फाइंड सेट है। तो फाइंड सेट में क्या होता है कि आप जो है किसी भी वर्टेक्स को सर्च करते हैं, तो इस सेट का आपको एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मिलता है जो कि रूट होता है। ओके, सो ये हो गया। नाउ यूनियन में हम क्या करते हैं, ऐसे सपोज आपके पास दो ट्री हैं, एक ये है और एक हो सकता है x एंड y हो। तो जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, यूनियन में हम दोनों सेट्स को मर्ज कर देते हैं। ओके, तो मर्ज करते समय हम क्या करते हैं कि इस सेट का रिप्रेजेंटेटिव बिना बदले हम इस सेट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो हो सकता है हम x और y को u के अंडर में कनेक्ट कर दें, ऐसे, सॉरी y और ये x दोनों एक सेट बन गए। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑपरेशन। सो जनरली इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये रैंक के बेस पर ऐड होते हैं। तो हर वर्टेक्स को हम एक रैंक असाइन करते हैं। तो वो रैंक हो सकता है कि इसकी हाइट हो सकती है रैंक, तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो रूट बनेगा, जिसकी कम हाइट होगी वो नीचे जा करके ऐड हो जाता है। ओके, तो इसमें यूनियन करने के कुछ वेरिएंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूज हुआ है वो रैंक बेस्ड यूनियन है। ओके, तो इसमें जनरली कई बार क्या होता है, एक ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में होता है और दूसरा ऑपरेशन मैक्सिमम लॉगरिथमिक टाइम में होगा। ओके, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में भी नहीं आया हो तो कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब मैं एल्गोरिथम एक्सप्लेन करूँगा आपको जो एक एग्जांपल के साथ, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो ये तो हो गया यूनियन ऑपरेशन। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। नाउ इसमें जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है, इसमें जो आपको ग्राफ दिया जाएगा, तो क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या करती है, इट रिक्वायर्स, और यू कैन से दैट इट सॉर्ट ऑल द एजेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेट्स। तो इट रिक्वायर्स कि आपकी जो एल्गोरिथम में जो ग्राफ में जो एजेस हैं उनको आप एक ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। ठीक है,
सो मे बी आप सॉर्ट करके क्यू बना दें, जिसमें जो क्यू में जो और अरेंजमेंट है, सब जो वर्टेक्स सबसे कम वेट की है वो सबसे आगे रहेगी, उससे कम वेट की उसके पीछे रहेगी. Okay, so that means this algorithm requires that all the edges should be sorted in the increasing order of their weights. तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. आपके बुक में ही एग्जाम्पल है, मैं वहीं से ले लेता हूँ. सो एक ग्राफ है हमारे पास. सपोज दैट ग्राफ इज लाइक दैट, ए देन बी then H, what a weight of this edge is 8, weight of this edge is 4, then weight of this edge is 11, then C, you have I and node here, H to I is weight is 7, the weight is 2, this weight is 8, then D weight is 7 and H से एक और vertex G, और this weight is 1, this weight is 6. Then we have F, F to G its weight is 2, C to F weight is 4 and D to F weight is 14. Then there is an edge E, node of E also. This is 10. So this is a graph G. Suppose that now इसमें आपके पास जो vertices हैं A, H, B, I, C, G, F, D, E. So we need to sort these edges first, है ना. तो क्योंकि आपकी एल्गोरिथम को ये जो सॉर्टेड ऑर्डर में रिक्वायर है, इससे पहले आपकी एल्गोरिथम क्या करती है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है. फॉर ईच वर्टेक्स v बिलोंग्स टू g डॉट v मेक सेट v. तो ये मेक सेट v का मतलब है कि ये क्या करती है, जो सेट जो आपको मैंने बताया सेट एंड यूनियन जो ऑपरेशंस हैं, तो इस पहले सेट्स बनाती है. सो सेट्स का मतलब है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ये सेपरेट रखती है, लाइक दैट ए then B, then H, then C, here you have I and G. मैं ऐसे ही जो से वर्टाइस की पोजीशंस है बिना एज के ड्रॉ कर रहा हूँ एक्चुअली. एंड D, here F and E. Now you can say that अगर आप इसे देखें, दिस स्ट्रक्चर को देखें, तो दिस इज अ ग्राफ, है ना. एक सो ये ग्राफ कैसा है, डिसजॉइंट ग्राफ है. और यू कैन से दैट दिस इज ए फॉरेस्ट. ए फॉरेस्ट इज ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, है ना. तो आप देख सकते हैं ऑल आर ट्रीज, एक एक वर्टाइसिस के बिना एज वाले ट्रीज हैं. दिस इज ऑल्सो ए ट्री. दिस अगर आप इसे सिंगल देखें, दिस इज ए ट्री, दिस इज ए ट्री. अपने अपने रूट्स ये खुद हैं, है ना. सो आपकी एल्गोरिथम शुरू में मेक सेट एक्शन परफॉर्म करती है. तो मेक सेट का मतलब है कि उसने क्या किया, छोटे छोटे ट्रीज बना लिए इंडिविजुअल वर्टाइसेस के. और ये जो है ना फाइंड एंड यूनियन के अकॉर्डिंग दीज आर द सेट्स. तो ये जो सेट्स हैं ये इसमें आप हर नोड अपने आप का खुद का रिप्रेजेंटेटिव है. ए बी एच आई सी जी एफ ई. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट में. नाउ आपकी एल्गोरिथम क्या करती है, इस फॉरेस्ट को कंबाइंड करती जाएगी यूजिंग यूनियन ऑपरेशन. और यूनियन करते समय वो एक एक करके पहले इसमें एज ऐड करेगी. और एज आपकी कैसे ऐड होगी, लाइट एज होना चाहिए, या ये कहिए सेफ एज होना चाहिए. तो सेफ एज का मतलब हम ऐसी एज ऐड करेंगे जो आपके इस फॉरेस्ट में कोई भी साइकिल ना बनाए, ओके, और उसका वेट मिनिमम हो. तो सबसे पहले ये एल्गोरिथम को क्या रिक्वायर्ड है कि आपकी जो एजेस हैं वो सॉर्टेड होना चाहिए.
तो मैं केवल उनके वेट्स लिख रहा हूँ। ओके, सो सॉर्ट करके आप एक इसको क्यू में रख सकते हैं। तो लेट मी राइट दीज एजेस हियर। सो so what is the minimum weight here? 1, है ना? So you can write hg here, लेकिन मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, so I will just write the weight 1. Let's write hg, ठीक है, शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं। सबसे कम वेट इसी का है। देन दीज आर द 2 एजेस जिनका वेट अब नेक्स्ट मिनिमम है। सो 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GF, ठीक है। देन आप किसी को भी ऑर्डर में लिख सकते हो। आप चाहो तो इस एज को पहले लिख सकते थे 2, देन CI, ओके। देन व्हाट इज द नेक्स्ट मिनिमम वेट? 3 इज नॉट देयर, है ना? सो 4 इज देयर। अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो आप मुझे बीच में बताइएगा, हो सकता है मुझसे कुछ वेट मिस हो जाए, प्रॉपरली अरेंज ना हो। एंड AB, वट AB वेट है 4। देन दूसरा जो है CF वेट इज 4। एंड 4 के बाद what is the next weight? 5 is here or not? No, 5 is not here. So next weight is 6. So 6 and age is I, G. Then what is the next weight? 7. So there are 2 7, 6 और एक बार देख लेते हैं, 6 दो बार तो नहीं है। ओके, so next weight is 7. So 7 है weight of age HI का, and CD ये भी 7 है। एंड 7 के बाद 8, 2 एजेस हैं जिनका वेट 8 है। एक है AH एंड एक है BC। ओके, 8 के बाद 9 एक एज है जिसका वेट है यहाँ 9 लिखेंगे ED। 9 के बाद अगला वेट है 10 किसका है? EF का। 10 के बाद अगला नंबर 11 वेट है BH का। 11 के बाद विच वन इज द हायर नंबर? 12 नहीं है, 13 नहीं है। 12 13 दिख रहा है कि आपको? नहीं है, आई होप, आई गेस, है ना? 14 है अब इसके बाद। सो 14 एंड DF। सो इस तरीके से ये हमने तो जानबूझ सॉर्ट करके लिखा है, लेकिन एल्गोरिथम आपकी क्या करेगी, किसी प्रोसीजर को इस्तेमाल कर सकती है जो इन एजेस को सॉर्ट कर दे। तो कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप ले सकते हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको इसमें लग जाएगी n log n। ओके, n log n टाइम की एल्गोरिथम ले सकते हैं आप। तो क्विक सॉर्ट यूज कर सकते हैं या मर्ज सॉर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वट एवर सुटेबल यू कैन यूज। सो अगर V वर्टाइसेस हैं तो इसको टाइम कितना लगेगा? V log V सॉर्टिंग में। मेक सेट बनाने में क्या लगेगा? ऑर्डर ऑफ V टाइम लगता है। ये जो स्टेप है इसमें कितना टाइम लगने वाला है आपको? ऑर्डर ऑफ V टाइम। इसमें टाइम कितना लगने वाला है? V log V टाइम। नाउ ये तो है बेसिक ऑपरेशंस। नाउ अब इंपॉर्टेंट काम आता है आपकी एल्गोरिथम का। अब एल्गोरिथम क्या करेगी? एक एक करके एज चूज करेगी, और इसमें आप देखेंगे लाइट एज वो चूज करने का क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रही है। लाइट एज के लिए पहला एक अरेंजमेंट कर लिया कि मिनिमम वेट हमें चाहिए। ओके, नाउ दूसरी बात यह है कि जब लाइट एज आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट की बात आती है। तो लाइट एज में यहाँ पर इसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि साइकिल ना बने या एज जो हम ऐड करें वो सेफ हो, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये जो एल्गोरिथम है क्या करेगी, ये जो ट्रीज है इनको कंबाइन करती जाएगी। अभी आपका फॉरेस्ट है जिसमें बहुत सारे ट्री हैं, एक एक करके इनको कंबाइन करती जाएगी। तो कंबाइन करने के लिए ये जो फाइंड सेट स्ट्रक्चर है इसका जो यूनियन ऑपरेशन है वो इस्तेमाल होगा। और यूनियन ऑपरेशन करने से पहले, क्योंकि आप 2 ट्री को यूनियन कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं हो कि जो है एक एज की वजह से 2 ट्री यूनियन हो रहे हैं। जब आप एक एज चूज करेंगे सेट क्यू से, जो सॉर्टेड क्यू है इससे, तो वो एज हो सकता है साइकिल बनाए
दो ग्राफ को ऐड कर रहे हैं आप, और उस एज को ग्राफ की वजह से उस एज की वजह से ग्राफ ऐड हो रहे हैं और साइकिल बन गया, तो हम उस एज को रिजेक्ट कर देंगे। तो आपकी एल्गोरिथम इस तरीके से इंश्योर कर रही है कि आपका जो सेट है ए उसमें सेफ एज हो। सो सबसे पहले लेट मी शो यू द स्टेप्स, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है ये प्रॉपर्टी कैसे इंश्योर होगी, फिर हम इस पर वापस डिस्कशन में आएंगे। तो सबसे पहले एल्गोरिथम क्या करेगी, मिनिमम जो अब सारे जो है ट्री जो ना या डिस्टिंक्ट है, कोई भी कहीं भी साइकिल नहीं है, तो आप आराम से सबसे पहले एक एज चूज करेंगे। तो एज में सबसे पहले जो एज है वो मिनिमम वेट की है, वो एच जी है। ओके, सो एच जी करने से पहले आपकी एल्गोरिथम क्या करती है, जो अगर आपने एल्गोरिथम ने एक एज सेलेक्ट की है जिसमें यू भी है, एज यू भी सेलेक्ट की है या एच जी की है, एच जी, तो ये एक क्वेरी इशू करेगी इस स्ट्रक्चर पर, फाइंड एच एंड फाइंड जी। आपकी एल्गोरिथम में यही स्टेप लिखी हुई है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो फाइंड एच ऑपरेशन क्या करता है, ये जो ट्री है ना इसका रिप्रेजेंटेटिव आपको लौटाएगा, एंड फाइंड जी क्या करेगा, इसका रिप्रेजेंटेटिव लौटाएगा। और ध्यान रखना है वो रिप्रेजेंटेटिव रूट होता है, यूनिक होता है। और अगर ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग हैं, इसका मतलब आप दो ट्री को कंबाइन कर रहे हो। जब दो ट्री को आप सेपरेट ट्री थे जो उनको कंबाइन कर रहे हो तो क्या होगा, उनमें साइकिल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक दोनों नोड एक ही ट्री में है और आप उनके बीच एक एज ऐड कर रहे हो, तो ट्री में जैसे ही आप एडिशनल एज ऐड करते हो तो साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर रखना है। सो नाउ अगर आप देखें, अगर आपकी एल्गोरिथम फाइंड एच और फाइंड जी इशू करती है, तो फाइंड एच में क्या मिलेगा, एच, फाइंड जी में आंसर क्या मिलेगा, जी, यहाँ एच और यहाँ जी। क्यों, क्योंकि ये जो ट्री है इसका रिप्रेजेंटेटिव नोड अभी एच अकेला है, इस ट्री का रिप्रेजेंटेटिव नोड कौन है, जी। तो लेट्स कंबाइन देम, एंड नाउ सपोज ये जो एक नाउ अब दो ट्री से मिलकर के एक नया ट्री बन गया है ना, दिस इज ए ट्री ऑल्सो, कोई साइकिल नहीं है इसमें। ये जो ग्राफ बना है ना, दो छोटे छोटे ट्री थे उनको कंबाइन कर दिया इस एज की वजह से मैंने, और इसका वेट आपका कितना था, 1, सॉरी 1। तो अगर आप देखेंगे अभी भी हमारा ये जो फॉरेस्ट है इसमें सबके सब ट्री है ना, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है। नाउ नाउ क्वेश्चन आता है इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अभी आप किसी को भी मान सकते हो। सो लेट्स अज्यूम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज एच। इस ट्री का अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एच है, तो मैं इसमें ट्री में एच को स्टार मार्क कर देता हूं। सो स्टार का मतलब हो गया अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसका एच हो गया है। अभी इनिशियली इसमें कोई रैंक वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आप किसी को भी मान सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका एक एज ऐड आ गई है, एक एज हो गई आपके ट्री में। नाउ अब आपने दूसरी एज निकाली, दूसरी एज क्या है, जी एफ। अब आपकी एल्गोरिथम क्या करेगी, फाइंड जी और फाइंड एफ कमांड इशू करेगी, फाइंड जी एंड फाइंड एफ। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें फाइंड ऑपरेशन, जो यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर यहाँ यूज हो रहे हैं, तो इसमें यूनियन फाइंड में क्या होता है, जब आप फाइंड ऑपरेशन करते हैं तो आपको ट्री मिलता है, उसका ग्राफ का ट्री का रूट नोड मिलेगा। तो इस केस में फाइंड जी आप करते हैं तो जी का ट्री कौन, रूट नोड कौन है, एच, रिप्रेजेंटेटिव नोड। आप रूट की जगह पर रिप्रेजेंटेटिव नोड बोल सकते हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव है एच, फाइंड एफ करना है, सॉरी जी नहीं करना है, फाइंड एफ। जी करेंगे तो आपको एच ही मिलेगा। ठीक है, तो फाइंड एफ आपने किया, फाइंड एफ, एफ का रिप्रेजेंटेटिव एफ खुद है। तो आप देखेंगे ये दोनों वर्टाइसेस डिस्टिंक्ट हैं, दोनों रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि हम जो एज ऐड कर रहे हैं ये दो अलग अलग ट्री को ऐड कर रही है, कंबाइन कर रही है, तो इसलिए साइकिल नहीं बनेगा। सो जी और एफ हम इन दोनों को ले सकते हैं, इस एज को ले सकते हैं 2, ये सेफ है। नेक्स्ट, अब हमने अगली एज चुनी सी आई, सी और आई। तो अब इस पर फाइंड सी करेंगे आपको, तो फाइंड सी से ये एक ट्री है तो आपको सी मिलेगा क्योंकि अभी रिप्रेजेंटेटिव सी है इसका। एंड फाइंड आई करेंगे तो आपको आई मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के अभी तो रिप्रेजेंटेटिव में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों के अपने अपने रिप्रेजेंटेशन है। सो सी और आई इक्वल नहीं है तो आप इस एज को सेफली ले सकते हैं, ये साइकिल नहीं बनाएगी। एंड इसका वेट हो गया 2।
ठीक है, तो मैं यहाँ मार्क करता जाता हूँ कि ये 3 एज हमने यूज कर ली है। नाउ अगली जो एज है वो है 4, दैट मीन्स जिसका वेट 4 है, एज है ए बी। तो अब अगर आप फाइंड ऑपरेशन इशू करेंगे इसमें, तो फाइंड ए से आपको ए मिलेगा, फाइंड बी से बी मिलेगा, क्योंकि दोनों सेपरेटरी है और उनके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एज नॉट बी। तो आप इस एज को भी सेफली ले सकते हैं। ये कंडीशन देखना, इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड इसका वेट 4। नाउ सी एफ, अब सी एफ का वेट कितना है, 4। एज आपकी आ गई सी एफ, आपने इसमें फाइंड सी किया, तो फाइंड सी में आपको क्या मिलेगा। अब अच्छा, इसमें रिप्रेजेंटेटिव हमने डिसाइड नहीं किया, सो लेट्स से आई इज द रिप्रेजेंटेटिव। सो जब सी का रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं तो आपको आई मिल रहा है, और एफ का रिप्रेजेंटेटिव ये जो है ना एच ही रहेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आपकी एल्गोरिथम हो सकता है चेंज कर दे, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा यूनियन और वो यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसमें चेंज नहीं किया है, एच इज द रिप्रेजेंटेटिव। आप क्यों मान सकते हैं एच को रिप्रेजेंटेटिव, एच की रैंक हाई है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। ओके, सो इसके केस में एफ का रिप्रेजेंटेटिव एच मिला, सी का रिप्रेजेंटेटिव आई मिला, जो दोनों डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब इस एज को भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये एज सेफ है, सी एफ। एंड सी एफ का वेट कितना था, 4। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। ए बी को भी हम हटा देते हैं, सी एफ हटा देते हैं, ये ले लिया। देन आई जी, अब आई जी को जब आप लेते हैं, एज आई जी को जब आप कंसीडर करते हैं, तो जब फाइंड आई किया तो आई का रिप्रेजेंटेटिव आपको आई मिला। एक मिनट, इसका रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो जाएगा। ये जो कनेक्ट कर दिया ना मैंने, तो ये इसके ये दोनों ट्री थे, तो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है एक हो जाएगा। आई फॉरगॉट टू चेंज इट। सो लेट्स से नाउ आई इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि ये इस ट्री का पार्ट बन गया है, एंड लेट्स अज्यूम एच इज द रिप्रेजेंटेटिव। सो आई का अब रिप्रेजेंटेटिव एच मिलेगा आपको। आई जी जब आपने किया, आई का रिप्रेजेंटेटिव एच और जी का भी रिप्रेजेंटेटिव एच, क्योंकि ये दोनों सेम ट्री में हैं। ओके, आई फॉरगॉट टू डू दैट। ये जो ए जैसे ही हमने कंबाइंड की ना, तो ये 2 ट्री कंबाइंड हो गए, एक सेपरेट ट्री ये था, एक सेपरेट ट्री ये था। तो चूंकि एच की रैंक ज़्यादा है तो आई को आप इस ट्री के अंडर में ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ इसके नीचे ऐड कर दिया। सो इसका रिप्रेजेंटेटिव एच हो गया। ओके, सो अब आप फाइंड आई करेंगे, फाइंड सी करेंगे, फाइंड जी करेंगे, फाइंड एफ करते हैं या फाइंड एच करते हैं, आपको आंसर एच मिलेगा। ओके, नाउ सो आई और जी, आई का भी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एच, और जी का भी रिप्रेजेंटेटिव एच है। सो अगर हम इस एज को ऐड करेंगे तो चूंकि दोनों रिप्रेजेंटेटिव सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों जो नोड थे सेम ट्री में हैं, और उस ट्री में ऑलरेडी जब वो ग्राफ ट्री है तो उसमें जैसे ही हमें एडिशनल वर्टेक्स ऐड करते हैं किसी भी ट्री में, तो अपने आप साइकिल बन जाता है। तो ऐसे ही अगर आई जी एज ऐड करेंगे हम यहाँ पर ये, तो एक साइकिल बन जाएगा, दैट मीन्स दिस एज इज नॉट सेफ। तो ओके, ठीक है, तो आप देख गए ना हम ये क्यों कर रहे थे कि सेम रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो डेफिनेटली साइकिल बनेगा। तो ऐसी एज जिसका फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करने पर सेम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आता है, वो एज सेफ नहीं होगी, वो साइकिल क्रिएट करेगी। तो ऐसी एज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो इसको इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स आई जी जो एज है, कौन सी आई जी, हम इसे इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली जैसे ही हम एच आई कंसिडर करेंगे तो एच आई में भी रिप्रेजेंटेटिव सेम आएगा, है ना। फाइंड ऑपरेशन आपका एच ही आंसर करेगा, और आई में इसमें भी आंसर ये आपका एच ही मिलेगा। तो दिस एज इज ऑल्सो नॉट सेफ, क्योंकि ये भी ट्री बना देगी, ट्री को मतलब ग्राफ में कन्वर्ट कर देगी साइकिल बना करके। सो लेट्स कंसिडर अगली नेक्स्ट इज सी डी। सो सी डी अगर आप देखेंगे तो फाइंड सी करेंगे, तो फाइंड सी में आपको क्या मिलने वाला है, अगेन रिप्रेजेंटेटिव एच। डी के केस में रिप्रेजेंटेटिव डी मिलेगा, अलग है ना, डी अलग ग्राफ में है, डी सॉरी डी, दिस इज डी। सो दोनों रिप्रेजेंटेटिव इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। सो सी डी एज हम कंसिडर कर सकते हैं, और अब दोनों का रिप्रेजेंटेटिव अब ध्यान रखना एच हो गया है। तो सी डी का वेट कितना था, 7। ठीक, नाउ अगली एज है ए एच। सो
ए एच को अगर आप देखेंगे तो ए का रिप्रेजेंटेटिव खुद ए है, एच का, हाँ यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेटिव मार्क नहीं किया था, लेट्स मार्क ए, एंड एच का रिप्रेजेंटेटिव खुद एच है। तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव दोनों केसेस में अलग अलग आए हैं, ए और एच, है ना। तो दैट मीन्स हम इस एज को ले सकते हैं, और इस एज का वेट कितना है, 8। अब आते हैं बी सी पर। अब आप देखेंगे जब ये ट्री कंबाइन कर दिए तो ये जो ट्री है ये लार्ज है, और तो इस ट्री का भी रिप्रेजेंटेटिव अब एच बन जाएगा। तो ए का भी रिप्रेजेंटेटिव अब एच हो गया है, और बी का भी रिप्रेजेंटेटिव एच है। नाउ आते हैं बी सी पर। सो बी सी में देखेंगे बी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यहाँ देखिए बी इस ट्री में कनेक्टेड है, एच इज द रिप्रेजेंटेटिव। सी का रिप्रेजेंटेटिव, ये सी इस ट्री का पार्ट है, सी का भी रिप्रेजेंटेटिव एच है। ओके, सो दैट मीन्स ये हम इसे नहीं ले सकते, ये साइकिल बनाएगी। ठीक, ए एच हमने नहीं लिया है, अच्छा ए एच तो लिया है, सी डी नहीं लिया था, सी डी भी लिया है। ओके ओके, सो इस एज को हमें पी सी को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये साइकिल बना देगा। नाउ आते हैं ई डी पर। ई डी, ई कहाँ है आपका, ई सेपरेट है और डी का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एच है, तो आप ई डी एज को ले सकते हैं। तो ई डी एज को हमने कंसिडर कर लिया और वेट है 9, और अब ई का भी रिप्रेजेंटेटिव एच हो गया। सो दिस एज इज कंसिडर। नाउ ई एफ, क्या हम ई एफ ले सकते हैं, ई का रिप्रेजेंटेटिव और एफ का रिप्रेजेंटेटिव आप देख रहे हैं सेम है, सो वी कैन नॉट कंसिडर ई एफ। बी एच, बी एच में देखेंगे बी का भी रिप्रेजेंटेटिव एच है, एच का रिप्रेजेंटेटिव एच खुद है, तो ये भी नहीं ले सकते। डी एफ, डी एफ में डी एफ में क्या होगा, डी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वेयर डी, डी का एच है, एफ का भी रिप्रेजेंटेटिव एच, सो दैट मीन्स ये भी एज कंसिडर नहीं होगी। तो आपकी पूरी एज एक्सप्लोर हो गई। तो आपका जो लूप है ना, वाइल लूप पूरी एजेस के लिए चलता है, तो ये जो वाइल लूप है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ई है, मतलब हर एज के लिए आप कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो हालांकि इसी स्टेप पर हम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन आपकी एल्गोरिथम नंबर ऑफ वर्टाइसेस को काउंट नहीं कर रही है इस ट्री में। ओके, तो ये पूरी एजेस को एक्सप्लोर करती है। और आप देखेंगे फाइनली नाउ दिस इज योर ट्री और MST actually. This is your MST. So this is how your Kruskal algorithm works. Okay. तो अब आपको समझ में आ गया हुआ, फाइंड सेट ऑपरेशन हेल्प करता है आपको सेफ एज निकालने में, सेफ एंड लाइट एज निकालने में, जिसका वेट मिनिमम भी हो और जो साइकिल ना बनाए। इस तरीके से आपका MST ग्रो करता है एंड यू अल्टीमेटली एंड अप विद हैविंग ए ट्री। ठीक है, सो ये जो फाइंड सेट ऑपरेशन है, इसमें मैंने स्टेप्स नहीं लिखे, मैं यहीं पर ये चीज़ें मार्क करता जा रहा था, लेकिन आपकी एल्गोरिथम जो ना एक सेट ए मेंटेन करती है। ओके, एजेज का, तो जो एजेज हैं ये एक सेट में ऐड करती जाती है, जो एक एक करके जब मैं चूज़ कर रहा था मैं यहाँ मार्क लगाते जा रहा था। एक्चुअली आपकी एल्गोरिथम मार्क नहीं लगाती है, ये तो अपना रही अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन एल्गोरिथम क्या करती है, जिस ऑर्डर में एजेज चूज हो रही होती हैं उस हिसाब से उनको एक एक करके सेट में ए में ग्रो कर डालते जाते हैं। क्योंकि मैंने ये इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये डिस्कस हम जेनरिक एल्गोरिथम में कर चुके हैं। हमारा मेन पॉइंट सिर्फ ये था कि जो सिलेक्शन है सेफ एज का वो कैसे हो रहा है। तो सेफ एज के सिलेक्शन के लिए आपकी एल्गोरिथम क्राइटेरिया क्या लगा रही है कि जो फाइंड सेट स्ट्रक्चर को वो यूज कर रही है इसके लिए। तो फाइंड सेट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर दो सेट्स का एक एज आप ऐड करने जा रहे हैं या दो ट्री को कंबाइन करने जा रहे हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सेम है, दैट मीन्स सेम एलिमेंट है, दैट मीन्स अपने आप साइकिल बन जाएगा क्योंकि वो एक ही ट्री में है दोनों एंड पॉइंट उस एज के। जो एज आप ऐड कर रहे हैं, जो एज चूज कर रहे हैं उसके दोनों एंड पॉइंट एक ही ट्री में है, तो दैट मीन्स वो ट्री साइकिल बना लेगा। अगर अलग अलग में है तो दोनों ट्री को कंबाइन करने पर जो ट्री बनेगा उसमें साइकिल नहीं होगा, एंड दैट एज विल बी सेफ एज। तो दिस इज हाउ योर क्रुस्कल एल्गोरिथम वर्क्स। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने सबकी लिख दी, आप ऐड करके कर लीजिएगा। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वैसे आप निकालेंगे तो
ऑर्डर ऑफ ई प्लस, ऐसे आप करेंगे ना, ऐड करेंगे अगर आप, तो वी लॉग भी है एक तो, और ऑर्डर ऑफ भी है। देख में क्या क्या टर्म आई, ऑर्डर ऑफ वी, ये जो मैंने लिखा था अभी मैंने लिख दिया किसके लिए, जो टास्क बताया था आपको, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ऑर्डर ऑफ ई प्लस था वी लॉग वी। ओके, एंड नाउ अगर आप देखें तो ऑर्डर ऑफ जो आपका ग्राफ अगर कनेक्टेड ग्राफ है, एंड सो कनेक्टेड ग्राफ है तो जनरली नंबर ऑफ एजेज लेस देन होती हैं वी स्क्वायर के, है ना, वी स्क्वायर से कम होती हैं। तो दैट मीन्स ये जो v है, और यू कैन से दैट ऑर्डर, सो e इज बिगो v, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो v है इसकी जगह पर मैक्सिमम करके e लिख देते हैं, वी मेक इट e ऑल्सो, दिस ऑल्सो e, ठीक है। सो अब ये e, ये v तो ऑलरेडी e से छोटा ही है, ये e और ये e सेम है, तो इसलिए हम इस e को भी छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली e लॉग v टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह जाती है, बिगो, ठीक है। बिगो आप समझ गए ना मैंने ये क्यों हटाया, v की जगह पे e क्यों लिखा, e इज बाउंडेड बाय v, ठीक है। तो मैंने स्मॉलर वैल्यू लिख दी यहाँ पर, और मुझे एक्चुअली ये ई के टर्म में लेके आना था यहाँ पर, इसलिए ये ई को डिस्कार्ड करना था। सो रफली ई लॉग भी जो है आपकी इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। डिटेल डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दी थी इसलिए मैंने सबको जोड़ दिया है। कोई क्वेश्चन? हाँ, एच इसलिए रहा क्योंकि इसमें जो ट्री है ना वो रैंक के बेस पर ऐड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको दो ट्री हैं, ये इनको कंबाइंड करना है, एक ट्री ये है एंड सो इसमें दो ट्रीज हैं, दो नोड्स हैं, तो इस वर्टेक्स की एक रैंक का हम असाइन करेंगे, इसके अंडर में दो नोड्स हैं, इसके अंडर में एक नोड्स है, तो इसकी रैंक हायर है। ओके, तो जनरली हम एक्चुअली इसमें रैंक का एक नोशन लेते हैं, आपके उसमें मेथड में है, तो वो नंबर ऑफ नोड्स कितने अंडर में है और हाइट कितनी है, इसके बेस पर एक हम कंबाइंड डिसीजन ले लेते हैं कि किस नोड की रैंक ज़्यादा है। ओके, सो एक्चुअली हम इसमें एक्चुअली ये करना चाहते हैं कौन सा ट्री हैवी है, तो हम लेस हैवियर ट्री को हमेशा हैवियर ट्री के अंडर में ऐड करते हैं, ये एक सिंपल लॉजिक ये है। ओके, तो ये ट्री आप देख सकते हैं हैवियर है, ये लेस हैवियर है, तो मान लीजिए ये नोड था ए और ये बी था, तो और इसमें रिप्रेजेंटेटिव बी है मान लीजिए, और ये है सी डी और ई, तो ओबियसली इसमें रिप्रेजेंटेटिव ई है, और इसमें जो नोड है ई लेस ज़्यादा हैवी है ये इसका ट्री, तो इसकी रैंक ज़्यादा है, इसकी रैंक कम है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपके ये जो ट्री है इसे लेट से हमने ऐसे ऐड कर दिया, इनके बीच में एज मान लीजिए एज थी बी सी, तो बी सी एज थी तो मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया। अगर आप चाहते तो हमें इसे इसके अंडर में भी कनेक्ट कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव इसे बना देते, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव नोड वो बनता है जिसका रैंक ज़्यादा हो, और रैंक का मतलब ट्री से पहले से उसकी क्या कंडीशन है। तो ये ट्री में आप देखेंगे ये वेटेड ट्री है, तो ई की रैंक ओबियसली ज़्यादा होगी इससे। हाँ, रैंक अगर सेम है तो हम किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, ये चीज़ है। तो इस बेस पर मैंने कंबाइंड किया था इन दोनों ट्रीज को, ठीक है। हैवियर ट्री, तो जो हैवियर ट्री का जो रूट था वही रूट बन जाता है फाइनल जो ट्री बनेगा उसका, और वही एलिमेंट फिर जो रूट था हैवी वाले का वो रिप्रेजेंटेटिव बना रहता है, ये रिप्रेजेंटेटिव और नहीं रहेगा। तो जो बी सी बी ए जो था जो ये ट्री था इसमें पहले बी जो है ना क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव था, इसमें ई रिप्रेजेंटेटिव था, ई की रैंक ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे ये जो ट्री है इसे इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो बी सी एज मैं सपोज ऐड करना चाह रहा था, तो बी सी सीक से मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब सवाल उठता है इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन बने, तो जिसकी रैंक ज़्यादा थी वो बन जाएगा, तो ई की रैंक ज़्यादा थी तो ई रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। अगर बी की ज़्यादा रही होती तो बी बन जाता, दोनों की सेम होती तो आप किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव बना देते, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार ये जो फाइंड सेट स्ट्रक्चर है हमारे सिलेबस में आई थिंक पता नहीं है, नहीं है शायद, नहीं है, नहीं तो हम इसे डिस्कस करते, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी इतना हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस कर पाएँ।
ओके, सो ये था आपका क्रुस्कल एल्गोरिथम। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिम्स एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। ओके, या एक काम करते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम का मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्रिम्स एल्गोरिथम को पढ़ लीजिए, है ना, सो दैट हम कोई और आगे टॉपिक नेक्स्ट कवर करेंगे। ओके, या पढ़ा दें? लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।